हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी में आप लोग का स्वागत है। सेल्फ स्टडी आज 13 मई का करंट अफेयर लेके आप लोग के सामने आ रहा है। सेल्फ स्टडी रोज की तरह आज भी आपको 13 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर आ रहा है। सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आ रहा है और इस करंट अफेयर का पीरियड मात्र 20 से 25 मिनट बहुत हो गया। और ऐसा नहीं कि 20 से 25 मिनट में आपको डिटेल्स नहीं दिया जाएगा, फुल डिटेल्स के साथ आपको डेली करंट अफेयर कराया जाएगा। हाल ही में होने वाला जो भी एग्ज़ाम है, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, लेकिन आने वाला एग्ज़ाम में करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है। तो आने वाले एग्ज़ाम में जैसे दरोगा हो गया, जैसे बिहार दरोगा, यूपीएसआई, ग्रुप डी का और एनटीपीसी का फर्स्ट फेज का जो एग्ज़ाम बचा है वो, और एनटीपीसी का सेकेंड फेज के लिए बहुत ही ऑथेंटिक करंट अफेयर है जो हम डेली आपको यहाँ पे लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त 13 मई का करंट अफेयर 2021 का। यहाँ पे चलते हैं हम 13 मई का करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन आपका हम स्टार्ट करते हैं कि विश्व भर में 12 मई को, मतलब कल 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 12 मई को हर साल विश्व में, पूरे विश्व स्तर पर, भारत में के अलावा विश्व के जितना भी देश है वहाँ पे 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है, अर्थात नर्स दिवस को मनाया जाता है 12 मई को। यह नर्स दिवस 12 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 मई को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको लेडी विथ लैंप कहा जाता है, उसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे सर कि क्या 12 मई को क्यों मनाया जाता है। तो लेडी विथ नाइटिंगेल जिसको नाम है, उसी के नाम पे मनाया जाता है विश्व नर्स दिवस। तो याद रखिएगा, विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा ये मनाया जाता है कितना मई को मनाया जाता है, ये 11 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस हाल ही में 1 मई को मनाया जाता है। आप ही देखे थे इधर ही जस्ट 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया था। सारे मजदूर को सम्मान में ये मनाया जाता है। अगला स्लाइड है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्स। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती पर मनाया जाता है, जिसको लेडी विथ लैंप के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक और ब्रिटिश समाज सुधारक थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और 2021 के सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि 2021 के नर्स दिवस का थीम क्या था। तो 2021 के नर्स दिवस का थीम था ए वॉइस टू लीड, ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। यहाँ से आप ऑप्शन में छांट के याद रखने के लिए ए वॉइस टू लीड याद रखिए, या इसका लास्ट वाला ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार भारत का 2022 में जीडीपी कितना अनुमान किया गया है। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन जैसी स्थिति चल रही है, देश की स्थिति दयनीय है, फिर भी यूएनओ ने भारत का जीडीपी निकाला है। देखिए, जीडीपी बहुत संस्था निकालती है, अपना आरबीआई भी निकालता है, यूएनओ भी निकालता है, यूएनडीपी भी निकालता है, विश्व बैंक भी निकालता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी निकालता है। लेकिन हमको सबको याद नहीं करना है, इम्पोर्टेंट को। जैसे यूएनओ निकाला उसका याद करेंगे, भारत वाला आरबीआई निकालेगा उसका याद कर लेंगे, विश्व बैंक निकालेगा उसका याद करके रखेंगे। तो यूएनओ अनुमान लगाया है कि 2022 में जो रहेगा वो 10.1 10.1% रहेगा। याद होगा कि पिछला बार लॉकडाउन में भारत का जीडीपी -24% तक चल गया था, स्थिति बहुत दयनीय था। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इस बार सभी राज्य पे सौंप दिया है कि प्रत्येक राज्य अपने अनुसार लॉकडाउन लगाइए। और मोदी जी ने मन की बात में और राज्य के मुख्यमंत्री से बात करते हुए भी बोला था कि स्थिति लॉकडाउन का हो तब लॉकडाउन लगाइए, नहीं तो भारत का अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि देश में कोरोना के कारण भारत में वैक्सीन पूरी तरह से नहीं लग पाया है, जिसके कारण लोग का जान बहुत स्पीड से जा रही है। उसी तरह जीडीपी भी घटते जा रही है। अगर अचानक लॉकडाउन लगा देगा तो जीडीपी कोलैप्स कर जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और देश में आपात जैसी स्थितियां बन सकती है। ठीक है, इसलिए भारत यूएनओ के अनुसार 10.1% जीडीपी है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2021 22 में 21 में नहीं 22 में
10.1% की दर से बढ़ेगी, जो जनवरी की रिपोर्ट में देश के लिए 5.9% से दुगनी वृद्धि का अनुमान। मतलब जनवरी में यही यूएनओ 5.9 मतलब 5.9% अनुमान लगा है, लेकिन बोल रहा है कि आगे मतलब अगली साल 2022 में दुगुना हो जाएगा। लेकिन कहा गया है कि 2021 का वृद्धि परिदृश्य अभी काफ़ी नाजुक दिख रही है, दिखेगा ही, क्योंकि स्थिति देश का खराब है। इसका कारण देश ने महामारी के तेजी से फैलाव है, इसलिए 2021 में स्थिति ठीक नहीं था। यहाँ से हम याद कर सकते हैं यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क सिटी में है। अर्थात न्यूयॉर्क अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, यूएसए के न्यूयॉर्क में है। और यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 का होता है। पूछता है यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमको याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सारा देश ने मिलकर शांति जैसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक संस्था बनाया था जिसका नाम है यूएनओ। और यूएनओ में मुख्य रूप से अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और हमारे भारत जैसे भी बहुत सारे देश हैं। ठीक है, तो अभी याद रखिएगा यूएनओ का संस्था कहाँ है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। और अमेरिका में है तो अमेरिका की याद रखिएगा। फिलहाल में राष्ट्रपति कौन है, ये जो बाइडन है, और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति वहाँ बने हैं हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार गिरने के बाद। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से, जैसे ऊर्जा होता है ग्रीन ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा कह सकते हैं, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड जो होता है अच्छा परफॉर्मेंस जो करता है उसे दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ईडा को मिला है। ईडा का फुल फॉर्म क्या होता है, IRED है, याद रखिएगा, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी होता है। ईडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। और कब एस्टेब्लिश हुआ था, स्थापना इसका कब हुआ था, 12 मार्च 1987 को हुआ था। और ईडा का हाल ही में सचिव कौन है, प्रदीप कुमार दास है। यहाँ से रखिएगा। सेल का सोमाराय बर्मन है, सोमाराय मंडल है। ठीक है, सोमाराय मंडल है जो पहली महिला बनी है जो सेल में सेल का थी चेयरमैन कही वो बनी है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं इंडियन रीयूनिएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसको ईडा कहा जाता है, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस वर्ष रीयूनिएबल एनर्जी के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अग्रणी सार्वजनिक संस्था होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ईडा को ग्रीन एनर्जी फाइनेंशियल में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण विकास संबंधी भूमिका के लिए यह पुरस्कार उसको दिया गया है। ठीक है, ईडा को अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में, ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में यह पुरस्कार उसको दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि आई यूज माई नंबर सुविधा किस फाइनेंस बैंक द्वारा शुरू किया गया है, तो आई यूज माई ये शुरू किया गया है आपका जेनो फाइनेंस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। आई यूज, क्या नाम है इसका, जन फाइनेंस बैंक ने आई यूज माई नंबर नामक एक फाइनेंस सुविधा शुरू किया गया है। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि जन फाइनेंस बैंक जिसका MD एंड CEO अजय कुमार है, और इसकी स्थापना कब हुआ था, 24 जुलाई 2006 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और हाल ही में बेंगलोर को टॉप 10 आबादी वाली सिटियों की सूची में रखा गया है। ठीक है, और कर्नाटक का बहुत ही अच्छा शहर है। बेंगलोर में अभी बेंगलोर के ही यहाँ पड़ता है, बहुत बड़ा स्टेशन बनने वाला है। क्या नाम है अभी ध्यान नहीं आ रहा है, हम आपको बता देंगे। बहुत बड़ा स्टेशन बनने वाला है बेंगलोर में, और बहुत ही अच्छा शहर है। इसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का उत्पादन बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जॉन स्माइल फाइनेंस बैंक एक प्रकार का फाइनेंस बैंक है, ने भारत भर में अपने सभी ग्राहक के लिए आई यूज माई नंबर सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। यह नई सुविधा बैंक के मौजूदा और नए ग्राहकों को अपने पसंदीदा संख्या को अपनी बचत खाता चालू संख्या के बारे में चुनने का विकल्प देता है। मतलब फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी करने के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और इंडोनेशिया के बीच अरब सागर में कौन सा युद्ध अभ्यास हुए हैं, तो देखिए ये युद्ध अभ्यास है पैसेज युद्ध अभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। याद ये रखना है कि पैसेज युद्ध अभ्यास भारत के जितने भी
दोस्ती वाला देश होता है, जिससे इसका दोस्ती चलता है वो उसके साथ करता है, जिसमें भारत और वो देश उसका जितना भी चीज़ होता है उसका यूज करता है, जैसे उसके पोर्ट का यूज करता है, उसके हवाई पट्टी का यूज करता है, उसके प्लेन को यूज करता है, और वहाँ सिखाया जाता है, एक दूसरे को युद्ध अभ्यास के बारे में बताते हैं। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये हुआ है। आप इंडोनेशिया को देख सकते हैं, भारत के हम बोल सकते हैं दक्षिण पूर्वी भाग में इंडोनेशिया पड़ता है, और इंडोनेशिया लगभग कहा जाता है कि 16,000 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। ये द्वीपों का देश है, यहाँ पे बहुत सारा द्वीप है, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पड़ता है, लेकिन फिलहाल में इंडोनेशिया की राजधानी को बदल के कालीमंथन जो बोर्नियो द्वीप पर पड़ता है। क्यों बदला है? क्योंकि इंडोनेशिया में जकार्ता जो थी, जकार्ता का ऐसा माना जा रहा है कि कुछ साल के बाद यहाँ समुद्र की पानी बढ़ने के कारण ये डूब सकता है, और डूबने की स्थिति के कारण यहाँ के सारे चीज़ को शिफ्ट कर रहा है कालीमंथन जो बोर्नियो द्वीप पर पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारा द्वीप है, ऐसा नहीं बहुत है, सब पे जीवन है नहीं है, बहुत से द्वीप पर रह नहीं सकते हैं, वातावरण उचित नहीं है। इंडोनेशिया के आसपास बहुत सारी ज्वालामुखी पाई जाती है, क्योंकि ये प्रशांत महासागर के फायर ऑफ बॉल के अंतर्गत आ ही जाता है। मतलब फायर ऑफ बॉल जो होता है आग का बलय, उसके अंतर्गत, और हम जानते हैं कि प्रशांत महासागर के आग के बलय के अंतर्गत जो भी देश आता है वहाँ पर भूकंपीय स्थिति और ज्वालामुखीय स्थिति बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ की प्लेटें अक्सर खिसक रही है। खिसकने के कारण क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, जिसको कहते हैं मैग्मा, वो साइक्लिक क्रिया करके बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के फलस्वरूप ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। तो ये सब ज्वालामुखीय देश है, यहाँ पर अत्यधिक ज्वालामुखी निकलते रहता है, इसलिए बहुत ही यहाँ पे हमेशा आपदा जैसी स्थिति बनते रहती है। तो भारत और इंडोनेशिया के साथ अच्छी दोस्ती है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया ने मिल के ये अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत और इंडोनेशिया नौसेना ने अपनी पारस्परिक सहयोग में सुधार लाने पर फोकस के साथ दक्षिणी अरब सागर में, अरब सागर जो आपका इधर पड़ता है बोल सकते हैं ये पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट के तटीय भाग में जो पड़ता है वो अरब सागर पड़ता है। अरब सागर में ये पैसेज एक्सरसाइज किया है। इसका उद्देश्य है अनुकूल नौसेना के बीच संबंध समझना, और दोनों के बीच में सुरक्षा, सुविधा और समझने के बारे में जानकारी देना। इसमें भारतीय नौसेना की ओर से इस युद्ध अभ्यास में INS शारदा, जरूरी नहीं याद रखिएगा, INS शारदा, अपतटीय गश्ती पोस्ट और उस पर मौजूद चेतक हेलीकॉप्टर, बहुत छोटा है, बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर है, हिस्सा लिया। इस युद्ध अभ्यास में इंडोनेशिया की नौसेना का प्रतिनिधित्व KRI सुल्तान हसानुद्दीन कर रहे हैं, और 90 AM कॉर्बेनेट पोर्ट भी इसमें शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? यहाँ पे मिस स्पेल्ड है थोड़ा सा। विश्व खाद्य पुरस्कार, हम जानते हैं इससे पिछले वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर रतन लाल को मिला था। ठीक है, अमेरिका में दिया गया था, लेकिन इस बार विश्व खाद्य पुरस्कार शकुंतल थिसेल्टेड को मिला है, शकुंतलन थिसेल्टेड को मिला है। यहाँ पे याद रखिएगा किसको मिला है, शकुंतलन थिसेल्टेड को मिला है, याद हम रख सकते हैं कि ये जो है इनको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक कौन बनी है? वाशिंगटन पोस्ट जो है वाशिंगटन में पड़ती है, ये पहली महिला है जो वहाँ पर संपादक अधिकारी बनी है। इससे पहले कोई महिला नहीं बनी थी, इसलिए ये बनी है, और इसका नाम है सैली बूजबी। कौन है? सैली बूजबी। याद रखिएगा, वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला संपादक सैली बूजबी बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अरब सागर में युद्ध अभ्यास हुआ था, अरब सागर में चक्रवात आया था। अरब सागर में आई 2021 की पहली चक्रवात है, 2021 में पहली चक्रवात है, जिसका नाम है तौकत या तौकेत भी कहीं कहीं पर मिलेगा, तौकत या तौकेत। किस देश ने इसका नाम दिया? हर चक्रवात का नाम कोई ना कोई देश देता है। पिछला बार अम्फान आया था, ठीक है ना, उसी तरह और भी चक्रवात आया था। तो यहाँ पे देखिए चक्रवात का नाम याद रखिए, और किस देश ने नाम दिया सो याद रखिए, और कहाँ पे आया वो भी याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है चक्रवात से रिलेटेड। तो इस बार जो है इसका नाम म्यांमार,
कौन है? म्यांमार दिया है, जो भारत का ही पड़ोसी देश है, म्यांमार दिया है। तौकेत चक्रवात का नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके बारे में और भी चक्रवात कौन कौन है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पिछला बार आया कुछ चक्रवात, जैसे अम्फान चक्रवात कहाँ पर आया था? तो भारत के उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में आया था। अम्फान चक्रवात कहाँ पर आया था? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में था। निसर्ग चक्रवात इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र और गुजरात में आया था। डाइने चक्रवात मेडागास्कर में आया था। बुरेवी चक्रवात कहाँ आया था? तमिलनाडु में। अच्छा याद रखिएगा, ये बुरेवी चक्रवात इंपॉर्टेंट है। गति चक्रवात नया है, सोमालिया में आया था। फैक्साई, तलीम और हैसन कहाँ आया था? जापान में। कहाँ? फैक्साई, तलीम, हैसन कहाँ आया था? जापान में। डोरियन चक्रवात कहाँ आया था? उत्तरी बहामास में, उत्तरी अमेरिका में। वायु चक्रवात बहुत याद रखिएगा, वायु तूफान है, ये कहाँ आया था? गुजरात में आया था। उसके बाद है फोनी और तितली, कौन है? फोनी और तितली। फोनी चक्रवात और तितली चक्रवात कहाँ आया था? उड़ीसा में आया था। उसके बाद उस्मान, बामको और गोनी, उस्मान, बामको और गोनी कहाँ आया था? फिलीपींस में आया था। निवार बहुत अच्छा तूफान है, याद रखिएगा। अच्छा मतलब कहने का मतलब कि इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु और पांडिचेरी में आया था। लारा और एटा तूफान निकारागुआ, होंडुरस जो मध्य अमेरिका का भाग है वहाँ आया था। सिमरन तूफान या क्रोसा या टॉमी कहाँ आया था? जापान में आया था। अल्बर्टी कहाँ आया था? अल्बामा में आया था। फ्लोरिडा एवं मिसिसिपी में आया था। मैकुनु या सागर तूफान कहाँ आया था? तो ये यमन की खाड़ी में आया था। केनी जोसाई यासा कहाँ आया था? तो फिजी में आया था, याद रखिएगा। और नोरा और कैलिबन कहाँ आया था? नोरा और कैलिबन ऑस्ट्रेलिया में आया था। तो यहाँ से हम इतना चक्रवात का नाम याद रख सकते हैं। अगला है कि प्राण, वायु और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कहिए या स्वास्थ्य कहिए, जो कहिए। प्राण, वायु और स्वास्थ्य 3 प्रकार का वेंटिलेटर जो है हाल ही में इसरो ने बनाया है। कौन बनाया है? इसरो ने बनाया है, और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। कौन है? के सिवन है। अभी इसरो अपना मिशन नहीं स्टार्ट किया है, लेकिन इसरो का आगामी बहुत सा मिशन है, जैसे चंद्रयान 4 का, चंद्रयान 3 का मिशन है, गगनयान का मिशन है। तो ये सब जब आएगा तो उसके बारे में हम फुल डिटेल से आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसरो के द्वारा ही आपका प्राण, वायु और स्वास्थ्य वेंटिलेटर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस देश ने कोविड-19 रेखा स्थापित करने की बात कर लीजिए। अब चाइना बोला है कि हम कोविड-19 रेखा बनाएंगे, जो खुद कोविड-19 को वहाँ से रिसर्च करके पूरा विश्व में फैलाया और बोल रहा है कि हम कोविड-19 रेखा हिमालय के क्षेत्र में बनाएंगे, और हिमालय के कोविड-19 रेखा बन जाने के बाद हमें क्या होगा? हम एक रेखा निर्धारित कर देंगे। अब बताइए, बहुत नौटंकी कर रहा है तो कौन कौन स्थापित कर रहा है? चाइना स्थापित कर रहा है, तिब्बत वाले सहयोगियों के साथ स्थापित कर रहा है। उसके बाद कहता है ओरिसिस रेक्स उपग्रह है। पिछला बहुत दिन पहले की बात है कि ओरिसिस रेक्स उपग्रह को एक क्षुद्र ग्रह पर, कहाँ पे? तो बेनू नामक एक क्षुद्र ग्रह पर ओरिसिस रेक्स नामक उपग्रह को भेजा गया था। वहाँ का फोटो और वहाँ की मिट्टी और वहाँ के वातावरण का जानकारी भी दिया था। अब ये उपग्रह वहाँ पे काम करने के बाद वापस पृथ्वी पर आ रहा है। तो ओरिसिस रेक्स पूछेगा क्वेश्चन, अच्छा है, इम्पोर्टेंट है कि किस उपग्रह पर गया था? तो बेनू पर गया था, ये एक क्षुद्र ग्रह है। उसी तरह प्लूटो भी एक क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। तो वहीं गया था और वहीं से वापस आ रहा है। न्यूज फटाफट में हम देखते हैं कि माई फ्लेवर 400 अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोर्ट है। मतलब इसमें ह्यूमन नहीं है, मानव नहीं है, बिना मानव वाला है, जो अटलांटिक महासागर को पार किया है। आपको मालूम होगा कि अटलांटिक महासागर जो है आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर से यूरोप, इधर से अफ्रीका के बीच वाला क्षेत्र है। और कहा जाता है कि अटलांटिक महासागर का क्षेत्र बढ़ रहा है और प्रशांत महासागर का क्षेत्र घट रहा है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम बना लें क्या चीज़? यहाँ पे बना ले हम कौन? नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे हम बना ले नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे बना ले हम साउथ अमेरिका, यहाँ पे बना ले हम यूरोप, यहाँ पे बना ले हम अफ्रीका। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये है आपका अटलांटिक महासागर। और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार ये सारा प्लेट खिसक रहा है,
मतलब दूर भाग रहा है, और दूर भागने के पश्चात इसके बीच का जगह खाली होते जा रहा है और ये अपना क्षेत्रफल बढ़ाते जा रहा है और प्रशांत महासागर का क्षेत्र घटते जा रहा है। इसलिए और उसके बाद अटलांटिक महासागर में याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर में ही एक छोटा सा सागर है जिसको कहते हैं सारगेसो सागर। विश्व की पहली ऐसी सागर है जो किसी भी स्थल से नहीं सटता है, मतलब पानी के बीच में बनने वाला एक सारगेसो सागर है। सारगेसो सागर की उत्पत्ति कैसी होती है, तो अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में जितनी भी जलधाराएं चलती है, जैसे उत्तरी विषुवत-रखीय जलधाराएं, गल्फ स्ट्रीम, उधर से नॉर्वेजियन जलधारा, ये सारी जलधाराएं जब चलती है तो एक साइक्लिक फॉर्म बनाती है। मतलब कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इधर से ये विषुवतीय हो गया, उसके बाद गल्फ स्ट्रीम ऐसे चलता है, ठीक है, आगे बनता है नॉर्वेजियन बनता है, तो ये धारा ऐसे घूमता है, तो ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला ही क्षेत्र एक पानी का जैसा आवरण बन जाता है ऐसे, और बीच में एक सागर बन जाता है जिसे सारगेसो सागर कहा जाता है, ठीक है। और बहुत ही चर्चित नाव है सारगेसो सागर में एल्गी पाया जाता है, शैवाल पाया जाता है, सारगेसो नामक शैवाल जो पुर्तगालियों द्वारा नाम दिया गया था, इसलिए सागर का नाम सारगेसो सागर रखा गया, ठीक है। उसके बाद कहता है पुडुचेरी बना हर घर जल वाली केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले भी बन चुकी है। हर घर जल मतलब कि प्रत्येक घर में नल लग गया है, ठीक है। तो जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100% पाइपलाइन जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है। इससे पहले गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम घर में नल के पानी की आपूर्ति की है। इसलिए जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुडुचेरी चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पूछता है सबसे पहला कौन बना था, तो गोवा बना था, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद अंडमान निकोबार बन गया था। अगला क्वेश्चन है, पॉल पिकरिंग की नई बुक एलिफेंट आया है, उसका नाम है एलिफेंट, और ये एक ब्रिटिश उपन्यासकार है। तो यहाँ तक हम आपको न्यूज़ का एनालिसिस किए, न्यूज़ फटाफट बताएं, और इतना ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज का था। न्यूज़ तो आता है बहुत, लेकिन हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है, ओनली इम्पोर्टेंट न्यूज़ वही आपको हम देते हैं। और भी चैनल के जैसा और भी चैनल देता है, लेकिन हमको जो ज़रूरी है उतना ही न्यूज़ आपको देते हैं। और भी चैनल देता है जैसे वो और भी एक्स्ट्रा कर देता है, लेकिन हम सोचते हैं कि उतना ही न्यूज़ दें कम समय में, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो, कम समय में अच्छा से अच्छा न्यूज़ मिले, एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ मिले, एकदम एग्जाम ऑफ पॉइंट से न्यूज़ मिले, ताकि आपको ज़्यादा दिमाग भी इधर उधर नहीं करना है। इस न्यूज़ को देखिए, इसको हो सके तो लिखिए, क्योंकि इसका हम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, और इसको लिखिए, याद कर लीजिए, एक बार सरसरी निगाहों से इसको देख लीजिए, अच्छे निगाहों से देख लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद एक बार पीडीएफ में पढ़ लीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको लिखना, नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, जब ऑप्शन आएगा तो आप ऑप्शन पकड़ के मार सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि मेरा शुरुआती कोशिश है, आप लोग का सहयोग मिलेगा तो और अच्छा करेंगे। और हम कुछ ही दिन में आप लोग के लिए बायोलॉजी का क्लास भी लेके आने वाले हैं, एकदम धांसू क्लास लेके आएंगे बायोलॉजी का, ऐसा जैसे कि आप पैड कोर्स में कहीं पढ़े होंगे, फुल्ली डीपली लेके आएंगे, पूरा पिक्चर के साथ आपको बताएंगे, ताकि आपको बायोलॉजी में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। कम से कम समय में अच्छा से अच्छा आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम कल मिलेंगे दोस्त। आज के लिए बाय बाय, टाटा, इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।